बहुमत चाहिए, उसको लोग चाहिए, वोट चाहिए। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शिवलिंग को पूजकर जो है वोट मिलता है, राम को पूजकर वोट मिलता है, या बुद्ध को या बाबा साहब को माना जो है बार बार जो है लोग भड़काने का काम करती है। वाल्मीकि समाज पैटमाती है कि चमार जाटव जो आपका आरक्षण खा रहे हैं। तो इस तरह वाल्मीकि समाज को ये तो समझ में आता है कि हाँ वो आरक्षण खा रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज को ये समझ में नहीं आता है कि आज उनको अगर आरक्षण मिला है, आज अगर उनको जो है कट ऑफ में जो छूट मिल रही है, तो वो इसी समाज की यहाँ पर आज जंतर मंतर नहीं बल्कि पूरी दिल्ली जाम हो जाती। अगर आज दिल्ली जाम होती तो कल मूर्ति लग जाती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुजन समाज अभी जो बहुजन समाज नहीं बन पाया है, और जो बहुजन समाज के नेता हैं उसको बहुजन समाज बनाने की दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। इसी का कारण है कि आरएसएस और सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात का फायदा उठाकर आज जैसे ही आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया है उस पर जो है वाल्मीकि समाज हमारे विरोध में खड़ा हो गया है, क्योंकि उसे समझ नहीं है। मैं यही इसी पॉइंट पे आने वाला हूँ कि एक तरफ तो आप लोग भीड़ की बात कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे जंतर मंतर जाम हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने रिजर्वेशन को दे करके, रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन दे करके जो आपने जीतनराम मांझी है बिहार के, वो इसके सपोर्ट में आ गए हैं कि ये होना चाहिए। इस तरह से तो बहुजन समाज में फूट पड़ गई है, तो कैसे आप लोग मूर्ति लगवाएंगे? देखिए, जीतनराम मांझी से ये पूछिए कि इस आरक्षण की लड़ाई जो है किसने लड़ी है। वो तो बोल रहे हैं कि जाटव चमार जो होते हैं सब हमारे रिजर्वेशन खा गए हैं। मान लेते हैं खा रहे हैं, मैं मान लेता हूँ खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी लड़ाई लड़ कौन रहा है? अभी आज बाबा साहेब की मूर्ति जो है उसको लगाने के लिए कौन लोग आए हैं जंतर मंतर पर? अगर आप यहाँ पर एक सर्वे करें तो आपको पता लग जाएगा कि बाबा साहेब की मूर्ति लगाने के लिए कौन प्रयास कर रहे हैं। अगर बाबा साहेब ने संविधान में आरक्षण ना दिया होता तो आज जीतनराम मांझी जो हैं इस बात की मांग कैसे उठा रहे होते? और अगर आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या फिर संसद के माध्यम से आरक्षण खत्म हो जाता है तो क्या ये लोग आरक्षण को बचा लेंगे? ये वही जाटा और चमार लोग ही होंगे जो आरक्षण लड़ाई लड़ेंगे और आरक्षण को बचाने का काम करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे लगता है कोई भीड़ जो आई है, हालांकि दिल्ली जाम आप लोग नहीं कर पाए, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा सरकार के ऊपर? इसका इम्पैक्ट पड़ता, मैं कह रहा हूँ ना, अगर यहाँ पर जो है जंतर मंतर पूरा जाम हुआ था, दिल्ली जाम हुआ थी, तो कल ही जो है सरकार को मजबूर होना पड़ता, क्योंकि सरकार को ताकत दिखाई देगी ना। सरकार क्या है? सरकार एक पॉलिटिकल एजेंसी है जो कि बहुमत के आधार पर जो संसद में पहुंचती है। उसको बहुमत चाहिए, उसको लोग चाहिए, वोट चाहिए। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शिवलिंग को पूजकर जो है वोट मिलता है, राम को पूजकर वोट मिलता है, या बुद्ध को या बाबा साहेब को मानकर वोट। अच्छा, एक सवाल और है कि संसद में 131 सांसद रिजर्वेशन से गए हैं, एससी और एसटी के रिजर्वेशन से। एक सांसद चंद्रशेखर आजाद को अगर छोड़ दिया जाए तो 130 सांसदों में किसी ने मूर्ति की आवाज़ नहीं उठाई है। इस पर क्या बोलेंगे? इन सांसदों में से किसी ने क्या ये कांवड़ यात्रा जो हो रही है, जो कि इलीगल है, इनवैलिड है, गैर धार्मिक है, क्या उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है? नहीं उठाई है। ये 131 सांसद जो हैं ये कैडराइज नहीं है, इनडिसिप्लिन है। इनको डिसिप्लिन नहीं मालूम है, इनको बाबा साहेब नहीं मालूम है, बाबा साहेब विचारधारा क्या है वो नहीं मालूम है। लेकिन जब इनको चुनाव तो रिजर्वेशन के आधार पे होता है, तो आप लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे? संसद में आपकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है, दिल्ली आप जाम कर नहीं पा रहे हैं, ना रोड पे है, ना सड़क पे, ना संसद में है, तो कैसे मूर्ति लगेगी? ये तो नहीं लग पाएगी। इनका चुनाव जो है रिजर्वेशन के आधार पर हुआ है। पूना पैक्ट का रिजर्वेशन, पूना पैक्ट का रिजर्वेशन है, वो जो है मलिन रिजर्वेशन है, वो जो बहुजन समाज के लिए बिल्कुल भी वैलिड रिजर्वेशन नहीं है। वहाँ से आप ये नहीं तय कर सकते हो कि ये जो है इस समाज के सच्चे प्रतिनिधि हैं। ये सच्चे प्रतिनिधि नहीं है, ये झूठे प्रतिनिधि हैं। जो प्रतिनिधि बीजेपी से चुनकर जाएगा बहुजन समाज का पार्लियामेंट में, क्या वो बहुजन समाज की बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उदाहरण आपके सामने बहुत बड़ा है कि उदित राज जैसा जो ब्यूरोक्रेट है, जब वो जनता के द्वारा चुनकर पार्लियामेंट में भेजा जाता है, बहुजन समाज ने उसको चुना है, लेकिन बहुजन समाज की बात नहीं कर पाया, बल्कि बहुजन समाज से गद्दारी करता दिखाई दिया। मैं यही बात कर रहा हूँ। आप उदित राज की बात की, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। जब चुनाव में आता है, जब इलेक्शन की बात आई तो चिराग पासवान ने तो रिजर्वेशन का विरोध किया, लेकिन जब बाबा साहब की मूर्ति की लगाने की बात आई तो चिराग पासवान की आवाज़ नहीं निकलती है। नहीं निकलेगी। ये जब चुनाव थे तब आपको जो है बाबा साहेब की फोटो तस्वीर जो है सर पर रख कर दिखाई दिए होंगे आपको, जो है संविधान हाथ में उठाकर दिखाई देते होंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से ये जो है संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इनडायरेक्टली जो है संविधान में जो कानून बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट को दी है, संसद को दी है, उसको अपने हाथ में लेकर कानून बनाने का जो प्रयास किया है अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके खिलाफ किसने आवाज़ उठाई है? इसके खिलाफ कोई सांसद नहीं बोल रहा है। तो इसलिए कैसे कहते हैं कि ये जो है बहुजन समाज को मतलब जो है रेगुलेट कर पाएंगे, इकट्ठा कर पाएंगे? बहुजन समाज को आज बहुत भारी जरूरत है कि ये संगठित हो। तब तो ये मूर्ति नहीं लग पाएगी, लग रहा है। आप लोग धरना प्रदर्शन करते रह जाएंगे। मूर्ति लगेगी, लेकिन इतना जल्दी हम सोचे हैं कि आज हमने कराया और कल ही मूर्ति लग जाए, पॉसिबल नहीं है। ये जो कार्रवाई है ये धीरे धीरे अपनी शेप लेगा। आज एक आंदोलन हुआ है, इसके बाद और आंदोलन होगा, लगातार आंदोलन होंगे। फिर मैंने कल भी एक प्रश्न किया था कि
अगर ये आंदोलन के बाद जो है अगर मूर्ति नहीं लगती है, तब जो संगठन ये जो धरना प्रदर्शन इन्होंने आयोजित किया है, इनका अगला कदम क्या होगा? हमारे पास मूर्ति लगने तक जितनी भी संभावनाएं हैं उस पर सारी योजना होनी चाहिए, सारी सोच विचार होना चाहिए। इतना ही नहीं कि बस हम जो है मैं कहूँ कि अगर हम फेस चमकाने के लिए खाली एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि मेरा नाम हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उससे काम चलने वाला नहीं है। ऐसे आंदोलन जो है आहुति मांगते हैं, त्याग मांगते हैं, बलिदान मांगते हैं, समर्पण मांगते हैं, जब जाकर जो है ऐसे काम हो पाते हैं। इसीलिए जो है ये मैंने कहा है कि क्योंकि ये असंगठित समाज है, आज आप यहाँ पर किसी को नहीं बोल सकते कि इस समाज ने इकट्ठा होकर जो है इसका आंदोलन किया है। अगर मैं फिर आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आप यहाँ पर एक सर्वे कीजिए कि कितनी जाति के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम बहुजन समाज कहते हैं, 85% कहते हैं, तो उसमें से कितना वर्ग यहाँ पर है? सिर्फ एक ही वर्ग आपको जो है 99.9% की मात्रा में दिखाई देगा। वही संघर्ष कर रहा है, वही शिक्षा हासिल कर रहा है, लेकिन वो जो कर रहा है उसके मार्ग में बाधा पहुंचाने के लिए जो है बाकी सारे लोग आते हैं। आरएसएस जो है बार बार जो है लोग भड़काने का काम करती है, वाल्मीकि समाज में पैटमाती है कि चमार जाटव जी आपका आरक्षण खा रहे हैं। तो इस तरह वाल्मीकि समाज को ये तो समझ में आता है कि हाँ वो आरक्षण खा रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज को ये समझ में नहीं आता है कि आज उनको अगर आरक्षण मिला है, आज अगर उनको जो है कट ऑफ में जो छूट मिल रही है, तो वो इसी समाज की वजह से मिल रही है। अगर वो भी मेहनत करते हैं तो वो उसको कॉम्पीट कर सकते हैं, या फिर मिल बैठ के आपस में फैसला करें कि हमें क्या करना है, कि मिल बैठ कर भी कर सकते हैं। लेकिन आरएसएस कुछ भी उनको बात कहती है और उसको जो है तुरंत लेकर जो सड़कों पर आते हैं, ठीक नहीं है। इस पर अगर हम चर्चा करें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो क्रीमी लेयर की बात हो रही थी, अगर क्रीमी लेयर आएगा तो सबके में आएगा। जीताराम मांझी जो नाराज है, तो सबसे पहले उन्हीं को क्रीमी लेयर में डाला जाएगा और एक तरह से रिजर्वेशन से वंचित हो जाएंगे। इस पर काफ़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। लास्ट हम पूछना चाहेंगे कि इस भीड़ से तो कुछ होने वाला नहीं है, अगला कदम आपका जो वो बताएं है क्या होने वाला है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने आज आपके हिसाब से क्या होगा अगला कदम? मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने ये धरना प्रदर्शन आयोजित नहीं किया है। क्या होना क्या चाहिए, तो राय तो दे सकते हैं। राय मेरी यही है कि जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन आयोजित किया है वो समाज के जो प्रमुख लीडरशिप जो है उसको इकट्ठा करें, ईमानदारी से इकट्ठा करें। ये नहीं कि आप जो है इसको छोड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे, अपनी मर्जी से किसी को उठाएंगे, और ईमानदारी से जो है आपको समाज का नेतृत्व करना चाहिए। ये नहीं कि आप जो घर में कुछ बोलते हैं, बाहर जाकर कुछ बोलते हैं। उदाहरण देना चाहूँगा मैं अभी आपको जो है कि जैसे कि राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी अभी आम आदमी पार्टी के पार्टी सदस्य हैं, उसके जो है अभी हाँ उसके एमएलए हैं, उसके जो है अभी उनके एमएलए पद पर रहते हुए ही उनके स्थान पर जो मंत्रालय जिनको मिला था राजकुमार आनंद जी को, उन्होंने जब त्याग पत्र दिया, ये कहकर त्याग पत्र दिया कि अरविंद केजरीवाल जो है जातिवादी व्यक्ति है। जैसे राजेंद्र पाल गौतम के साथ में वो जो 11 अनुसूचित जाति के जो विधायक थे वो साथ में खड़ा नहीं हुए। अगर वो साथ में खड़ा हो जाते तो राजेंद्र पाल गौतम को आहुति देनी पड़ती। इसी तरह से जब राजेंद्र पाल गौतम समझदार हैं, वो तो मिड राइट हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, उन्होंने ये निर्णय क्यों नहीं लिया कि वो जो है अभी तक केजरीवाल के मुंह पर जो है अपना त्याग पत्र क्यों नहीं दे के मार पा रहे हैं, क्या कारण है? तो इस तरह से अगर हम अपने निजी स्वार्थों में लगे रहेंगे तो समाज का भला होने वाला नहीं है। इस तरह से मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आज नेता जुड़े हैं उनको पूरी ईमानदारी से जो भी समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनको इकट्ठा करना चाहिए, जो भी विचारधारात्मक नेतृत्व कर रहे हैं। ये नहीं कि किसी के पीछे भीड़ है उसी को आप जो है माने कि वो नेता है। विचारधारात्मक आइडियोलॉजिकल जिसके पास एस्पेक्ट है उसको भी आप बुलाइए, जो भी अपनी क्रिया में समाज की यानी कि जो इंटेलेक्चुअल वर्ग जिसे कहते हैं उसको बुलाइए, आप चिंतन मनन कीजिए कि हमारा पहला कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, अगर सरकार ने नहीं माना तब क्या होगा। इसलिए आप एक पूरी प्लानिंग के साथ में, जब योजना के साथ में आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है सरकार पर दबाव बनेगा, पहले ही कदम पर दबाव पड़ जाएगा। जय भीम प्रकाश, इनका चैनल भी है इसी नाम से, आई थिंक बड़े ही वो कंट्रोवर्शियल चैनल न्यूज़ चैनल नहीं, कंट्रोवर्शियल चैनल है, मैं उसको देखता हूँ। धम्मपथ इंडिया है, हाँ, एक धम्मपथ संघ है, धम्मपथ संघ शायद मैं बात कर रहा हूँ, जिस पर रिकॉर्डेड वीडियो आती रहती है। आप लोग पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और मैं कहूँगा कि इनका भी चैनल जा करके देखिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।